वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे पास्ट पेपर की। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको सिखा रहा हूँ फिजिक्स कैम्ब्रिज ओ लेवल का। और इसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी है सबसे पहले पास्ट पेपर को डिस्कस करना। फिलहाल हम जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है मोशन। हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने पेपर 1 के अंदर जो टॉपिकल पेपर्स हैं उसके अंदर हमने मोशन के जो हमने न्यूमेरिकल्स देखे, एमसीक्यूज देखे, वो 1 से लेके 12 तक कर लिए थे। अब हम आगे 13 से ऑनवर्ड टिल एंड करेंगे, राइट। और डायरेक्टली हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ओके जी, आपकी स्क्रीन के अंदर आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 के अंदर आपको ये बताता है अ डिस्टेंस शो अ डायग्राम शो अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारे पास है व्हाट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होगा जरा देखिएगा। जब टाइम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट एक जगह पे आके रुक गए, यानी अब इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब अब ये रेस्ट में है। अब इस पूरे ऑप्शंस में से, चार ऑप्शन में से कौन सी चीज रेस्ट में आ गई वो आपको देखना है। पहली चीज, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, ऊपर फेंका फिर बॉल नीचे आया, यानी ये रेस्ट में नहीं आया। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, मगर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है। द गाड़ी अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीडिंग अप फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, और वो ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करके आगे जा ही रही है। यहाँ पे है रॉक ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और फिर वो अल्टीमेटली समंदर के अंदर गया नहीं। और यहाँ पे है एक ट्रेन जिसने ब्रेक लगाई ताकि वो स्टेशन पे रुक सके, स्टॉप हो सके। तो इसका मतलब ये ट्रेन है, अल्टीमेटली ये इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, और जब वो ब्रेक लगाएगा तो एक पॉइंट पे आके ये रुक जाएगी। इसका मतलब इसका सही आंसर हमारे पास है डी, राइट। ये आया था हमारे पास 2019 जुलाई के पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करते हैं 14 की। पार्ट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ टू रनर इज शोन, दे आर रनिंग अलोंग द सेम ट्रैक। आपसे सवाल करता है कि विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। जरा देखिएगा, रनर 1 की जो स्पीड है वो है 20, मैंने लिख दिया अपनी समझने के लिए, और रनर 2 की जो स्पीड थी वो 10 थी। रनर 1 हैज अ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन रनर 2। Both runners start at the same momentum. Runner 1 is moving faster and runner 2, और यहाँ पे आपको ये बता रहा है the distance between two runners are equal. The distance between two runners are equal, right? तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इसका आंसर सही। अब जरा देखिएगा, हमने यहाँ पे ये देखा कि अल्टीमेटली हमारे पास दो रनर्स हैं और दोनों रनर्स की स्पीड में भी फर्क है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करते, यहाँ पे हम कह रहे हैं रनर जो 1 है ये मूव करता है ज्यादा तेज एज कम्पेयर टू द रनर 2, और ये नजर भी आ रहा है। रनर 1 की जो स्पीड है वो है 20 और रनर 2 की जो स्पीड है वो है 10। अब जरा देखिएगा, ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हमारे पास है आंसर नंबर सी, राइट। अब हम 15 की बात करते हैं। अ ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द कार वेरीज विद टाइम, राइट। यहाँ पे आपको कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन द टाइम्स 10 to 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू को देख के समझिएगा कि सही है। अब 10 से 20 की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पीड क्या कांस्टेंट हो गई? अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं 10 से 20 तक की बात करूंगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, यानी हमारे पास इसका आंसर है बी। अब हम बात करेंगे 16 की। इन व्हाट डिसेंट इज द एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी एट ऑल टाइम। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब हमारे पास एक नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल अल्टीमेटली वो ग्रेविटी के बराबर आ जाए। अब ऑप्शन हम देखते हैं। एक बंजी जंपर है जो कि जंप करता है, दूसरा एक फेदर है जिसको हमने एक वर्टिकल ट्यूब के अंदर फेंका मगर वो ट्यूब कंप्लीटली वैक्यूम थी। अब ऑप्शन नंबर सी इज अ हेल स्टोन ट्रेवलिंग टू अर्थ एट द टर्मिनल स्पीड। जब वो बाहर से दुनिया की तरफ आ रहा है तब तो वैक्यूम है, मगर जब वो दुनिया के अंदर दाखिल हो जाएगा जमीन को हिट करने के लिए तब वैक्यूम नहीं है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। स्काई डाइवर ड्रॉपिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। अब ऊपर से आप ड्रॉप अपने आप को यानी जंप भी करते हैं एयरक्राफ्ट, यानी जिसको हम स्काई डाइविंग कहते हैं, तो भी एयर रेजिस्टेंस तो है ही, मगर जब वैक्यूम हो
आपकी एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम है, उसके अंदर अगर आप फेदर ड्रॉप करते हैं तो ये जो फेदर है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ही आएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है हमारे पास आंसर नंबर बी, राइट। अब हम 17 की तरफ जाते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल है। मान लें कि दो कैमरा मैन है, यानी आप और मैं, और एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। हम दोनों की जो पोजीशन है वो हम दोनों को पता है कि आपके और मेरे दरमियान जो फासला है लेट्स से वो 50 मीटर्स का है। एक गाड़ी जो बहुत तेजी से चली गई, आपने देखा और मैंने देखा, आपके पास स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई जब वो गाड़ी निकली, और जिस टाइम पे वो गाड़ी मुझसे क्रॉस हुई वहां पे मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया। तो आपके पास स्टार्ट 0 सेकंड पे हुई और मेरे पास जब वो क्रॉस कर गई तब मैंने उसको स्टॉप किया। तो इसकी मदद से हम क्या उसकी एवरेज क्या निकाल सकते हैं, ये वो सवाल करता है। अब जरा देखिएगा, व्हाट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और फिर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। अब जरा देखिएगा हमारे पास यहाँ पे है कि कौन सी चीज हम वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ आपकी और मेरी पोजीशंस की मदद से। तो हमारे पास यहां से क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि आपने और मैंने डिस्टेंस नोट किया, और डिस्टेंस नोट करने के बाद हम दोनों को एक दूसरे के दरमियान का डिस्टेंस पता था और हमने टाइम भी नोट किया। तो उसका मतलब हमारा इसका सही आंसर होगा बी, विच इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार, जो कि हमारे पास है 17। अब हम बात करते हैं 18 की, राइट। 18 के अंदर आपको ये बताते हैं, a car began to move its speed up until it reached constant speed। गाड़ी स्टार्ट करती है और अल्टीमेटली एक कांस्टेंट स्पीड की तरफ चली जाती है। इट कंटिन्यू टू ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और फिर वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखती है। व्हाट हैपेंड टू द एक्सेलरेशन एंड व्हाट हैपेंड टू द वेलोसिटी ऑफ द कार। ऐसा ही सेम सवाल अभी हमने देखा था। जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है इसका मतलब यानी वेलोसिटी चेंज कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी की एक्सेलरेशन चेंज हुई और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई। जब आप कहते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज हुई तो अंडरस्टूड है कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई है। तो इसका मतलब बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर चेंज। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है ए। अब हम बात करते हैं इसकी 20 की। अब हम जब बात करते हैं 20 की, तो 20 के अंदर हमने ये कहा, a skier slides down a slope, the diagram show how speed varies with time। ये डायग्राम हमें पता दे दी। What is his average acceleration during 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के अंदर इसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी। जरा देखिएगा 0 से लेके ये काउंट 6 तक का है, ठीक है। और हमारे पास अल्टीमेटली इसकी जो स्पीड है वो भी पता है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है, 25 आ रही है, राइट। अब हम चूंकि एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 24 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ था, टोटल टाइम हमें 6 सेकंड्स का लगा। तो सबको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.3, विच इज आंसर नंबर बी, राइट। अब हम बात करते हैं 21 की। 21 के अंदर है कि एक बॉल है जो स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, अपनी जगह पे वो रुका हुआ था, फिर स्टार्ट हुआ और रोल डाउन टू द स्टीप स्लोप, फिर वो नीचे आया। अ बॉल देन रोल थ्रू अ रफ सरफेस, उसके बाद वो रफ सरफेस यानी ग्राउंड के अंदर, गार्डन के अंदर मूव कर रहा है। इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक होगा। अब जरा देखिएगा, आपको बॉल स्टार्टिंग के अंदर रेस्ट में था, यानी उसकी रफ्तार कुछ भी नहीं थी, उसकी रफ्तार बढ़ेगी। तो इसका मतलब सब इस केस के अंदर ये 0 स्पीड है, ये भी 0 स्पीड है, ये भी 0 स्पीड है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत हाई स्पीड से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सवाल के अंदर आपको कहते हैं कि बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट के अंदर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए आपको क्या बताता है कि बॉल की स्पीड आई और फिर वो बॉल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बॉल की स्पीड कम होनी चाहिए क्योंकि वो रफ सरफेस पे है। अगर हम इसको देखें तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता मूव किया, एक पॉइंट के बाद अचानक से बॉल की स्पीड बिल्कुल रुक गई, इसका मतलब किसी ने उसको पकड़ लिया, ऐसा भी नहीं है। बॉल रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, यानी ग्रास के अंदर मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर अल्टीमेटली इसकी जो स्पीड होगी वो ग्रेजुअली स्लो होगी। तो इसका मतलब सही आंसर इसका है आंसर नंबर डी, राइट। अब हम बात करते हैं, हमने ये वाला सवाल कर लिया था विच इज 21। अब हम बात करते हैं 22 की। इट्स सिंपल, आपको रॉ के अंदर बताना है कि एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये
एक्सेलरेशन क्या स्केलर है वेक्टर है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। वेक्टर के ये दोनों ऑप्शंस है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर है। स्केलर तो हो ही नहीं सकता ना डिस्प्लेसमेंट, यानी वो वेक्टर ही है, यानी ये दोनों ठीक है। डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा डी। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपको 23 के अंदर कहते हैं एक कर्व लाइन है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर रही है एक टॉय कार की। द स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब अगर इसको मैं देखूं तो ये देख सकते हैं आप, टाइम t इसका जब 10 सेकेंड था तब इस पॉइंट पे मैं हूं और यहाँ से ये टेंजेंट बना दिया गया। हमें ये मांग क्या रहा है? हमसे ये मांगता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टॉय कार एट 10 सेकेंड। 10 सेकंड पे गाड़ी की स्पीड, टॉय कार की स्पीड क्या होगी? तो इसका ग्रेडियंट, सिंपल इसको आपको ग्रेडियंट की मदद से करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। हमने यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर की, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर जो इसकी x की वैल्यू है ये तो है 0 और y की वैल्यू है 3। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसके अंदर x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू इसके अंदर हमारे पास है 10 और हाइट में ये कितना है? 6 के बराबर है। इन दोनों पॉइंट को माइनस कर लें, यानी 6 माइनस 3 और 10 माइनस 0, 6 माइनस 3 10 माइनस 0, आंसर इज 0.3। तो इसका सही आंसर हमारे पास है मौजूद ए के अंदर विच इज 0.3। ये हमारे पास था 23। अब हम बात करते हैं 24 की। विच क्वांटिटी फॉर द कार इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 0? विच क्वांटिटी फॉर द कार इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 0? अगर एक गाड़ी है जो कि चल रही है तो उसकी कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी और ग्रेटर देन 0 होगी? ये हमारे पास इस ग्राफ को देख के हमें पता करना है, राइट। द डायग्राम शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम ये देख सकते हैं इसका डिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मगर डिस्टेंस इसका बिल्कुल ग्रेजुअल, इसका मतलब इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड है, राइट। स्पीड कांस्टेंट है, याद रखिएगा। द कार इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड अप। ये माउंटेन के ऊपर जा रहा है और इसकी स्पीड जो है ये बड़ी कांस्टेंट चल रही है। अब आपको ये कहते हैं कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी और ग्रेटर देन 0 होगी? एक्सेलरेशन देखिए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी सेम है, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है? नहीं, गाड़ी तो अपना डिस्टेंस भी कवर कर रही है। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है या कांस्टेंट है? नहीं, mgh का फॉर्मूला है, यानी अल्टीमेटली गाड़ी ऊपर तो जा ही रही है ना। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी और ये ग्रेटर देन 0 होगी, तभी तो गाड़ी ऊपर जा रही है, राइट। तो ये हमारे पास था 24 के बाद हम बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल की जो है 25, और ये आखिरी है, राइट। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द स्पीड टाइम ग्राफ शो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउ आर द स्पीड एंड द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ? हमें स्पीड और एक्सीलरेशन निकालनी हो। देखिए ये स्पीड है और ये एक्सीलरेशन है। अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं, किसका ग्रेडियंट लेते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो याद रखिएगा उसकी मदद से हमें स्पीड मिलती है। और अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो उससे हमें एक्सेलरेशन मिलती है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है डी। हम दूसरे आंसर को भी देख लेते हैं, क्या स्पीड एरिया की मदद से निकल सकती है? नहीं, यानी ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, यानी ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। क्या स्पीड ग्रेडियंट की मदद से निकल सकती है? हाँ निकल सकती है, बट क्या एक्सेलरेशन एरिया की मदद से निकल सकती है? नहीं निकल सकती। इसकी वजह से सी नहीं है, इसका फाइनल आंसर होगा डी। यहाँ तक हमने कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इससे आप ज़्यादा मार्क्स अपने पास कंज्यूम कर सकते हैं, रख सकते हैं, और उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।